आर परीक्षा के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2 में आपका स्वागत है। इसमें भी पिछले सेट की ही तरह कुल 60 प्रश्न हैं और आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और आपके कितने सही हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको बताना है। ऐसे ही आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम से पहले तक मिलेंगे, इसके साथ साथ जीएस को मिलेंगे और इसके अलावा हमारे चैनल पर जल्द ही आपको टॉप 200 जो हिंदी के सभी जो 6 पॉइंट हैं उनके जो टॉप 200 चाहे विलोम हो चाहे पर्यायवाची हो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको भी जल्द ही मिलेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चिरंतन का सही विलोम क्या होगा? देखिए, चिरंतन नश्वर का विलोम होता है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। ओके, महात्मा का विलोम क्या होगा? महात्मा का विलोम इसमें बहुत ही आसान सा ऑप्शन दे दिया गया है, तो आप सभी लोग इसको जान गए होंगे कि महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है। ओके, अनुकूल का विलोम क्या होता है? अनुकूल का सही विलोम प्रतिकूल होता है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। विहित का विलोम क्या होगा? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा निषिद्ध का विलोम विहित होता है या विहित का विलोम निषिद्ध होता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, विहित का सही विलोम निषिद्ध होगा। विवाद का विलोम क्या होता है? विवाद का विलोम निर्विवाद होता है, ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वाद और प्रतिवाद ये दोनों ही इसके विलोम नहीं हैं, ठीक है। वाद और प्रतिवाद ये आपस में विलोम है, यानी वाद अगर आएगा तो प्रतिवाद होगा, जबकि विवाद आएगा तो निर्विवाद होगा। विस्तार का विलोम क्या होता है? विस्तार का विलोम संक्षेप होता है, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, विस्तार का विलोम यहाँ पर संक्षेप होगा, ना कि लघु होगा, ठीक है। अगला है विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा? विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होता है, ऑप्शन बी इसमें सही है, विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होता है। उद्यम शब्द का विलोम क्या होगा? उद्यम का विलोम आलस्य होता है, उद्यम का विलोम आलस्य होता है। अगला प्रश्न है, अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होगा? अनिवार्य, देखिए अनिवार्य का विलोम आप लोगों ने पढ़ा होगा वैकल्पिक या ऐच्छिक, ये दोनों होगा, ठीक है, यानी बी और सी इसमें दोनों सही होगा, ऑप्शन डी। तो अनिवार्य के दो विलोम हो सकते हैं, या तो वैकल्पिक या तो ऐच्छिक, दोनों में से कोई भी आएगा सही होगा। अगर दोनों आएगा तो दोनों सही होगा, ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसको सही करिएगा। आगे बढ़ते हैं, उन्मुख का विलोम शब्द है, उन्मुख का विलोम विमुख होगा, ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? देखिए, दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इसमें संख्यावाचक बहुत लोग मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसमें, तो यानी संख्यावाचक विशेषण होगा, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? देखिए, ईमानदारी एक गुण होता है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? देखिए, 1.5 मीटर कपड़ा इसी में विशेषण है और ये परिमाण यानी मात्रावाचक विशेषण है। कितनी मात्रा चाहिए कपड़े की? 1.5 मीटर, तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। ओके, आपको बताना है इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। बहुत ही आसान है, 10 जो कि एक संख्यावाचक विशेषण है, जबकि काला और मीठा ये गुणवाचक विशेषण है और राम एक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, मेरा लड़का चतुर है, इसमें आपको बताना है चतुर में कौन सा विशेषण है। देखिए, चतुर में विधेय विशेषण है, ऑप्शन ए सही है। विधेय विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण विशेष से और क्रिया के बीच आए, विशेष से और क्रिया के बीच आए उसको क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण कहा जाता है। ओके, तो इसमें चतुर जो है वो विधेय विशेषण है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। इकाहरा बदन, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? देखिए, इकाहरा बदन में आवृत्तिवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी सही है, आवृत्तिवाचक। अगला प्रश्न है, तुम्हारा कोट मिल गया है, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम्हारा कोट मिल गया है, इसमें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है? 250 रुपये इसमें अपूर्ण संख्या बोधक विशेषण निहित है। ओके, क्योंकि देखिए जो 2.5 है
जैसे 2.5 है, 3.5 है, ये सब क्या है, ये सब अपूर्ण संख्याएं हैं। अभी यहाँ पर लिखा होता 250 रुपये, तब ये होता पूर्ण संख्या बोधक। ओके, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण काला, सफ़ेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं? विशेष्य के पहले जो विशेषण लगता है, चाहे वो काला हो, सफ़ेद हो या अच्छा हो, इसको विशेष्य विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। विशेष्य और क्रिया के बीच में जो आता है उसको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसको विधेय विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। ओके, विशेषणों की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? उसको प्राविशेषण, अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्राविशेषण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव तत्सम में इसमें आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। प्रश्न नंबर 21 से लेकर 24 तक। प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो इसमें आपको देखिए, आप लोग बताइए इसमें तद्भव कौन सा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो तद्भव शब्द इसमें अगोछा है। अगोछा तद्भव है। इसका तत्सम अंग प्रौछा होता है। ठीक है, से सभी क्या है, तत्सम शब्द है। उच्च, उज्ज्वल और आद्रक, ये क्या है, ऊंचा, उजाला और अदरक के तत्सम शब्द हैं। ठीक है, 22वां प्रश्न देखिए। इसमें आप लोग बताइए कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें अदरक, अदरक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आद्रक होता है। ठीक है, 23वां प्रश्न देखिए। 23वां प्रश्न भी बहुत ही आसान है। इसमें अगर आप देखेंगे सही से तो इसमें ऑप्शन ए देखिए, अमचूर। अमचूर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आम्रचूर्ण होता है। आम्रचूर्ण, जबकि शेष तीनों अमूल्य, अमूल्य ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अमोल होता है। उत्तिष्ठ, उठने का तत्सम होता है, जबकि अंगुल ये अंगुरी का, ठीक है, अंगुरी का क्या होता है, तत्सम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न देखिए। 24वें प्रश्न में आप बताइए कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये ऑप्शन सी, अलग। अलग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है आलग्न। क्या होता है, आलग्न। आलग्न इसका तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है। से सभी तत्सम है। अग्नि आग का, आलस्य आलसी का, और आढ़यत तो आढ़त का तत्सम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब इसमें कह रहा है निम्न प्रश्नों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। अब जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें आपको तत्सम बताना है कि कौन सा शब्द एक तत्सम है। और प्रश्न नंबर 25 देखिए, इसमें बताइए कि तत्सम कौन सा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो स्थल, स्थल जो है ये तत्सम शब्द है। स्थल का तद्भव थल होता है, इसका तत्सम स्थल होता है। से सभी तद्भव शब्द हैं। लड़का ये लड़का का, थन स्तन का, और ये थंब जो लिखा है ये स्तंभ का तद्भव है। ओके, 26वां प्रश्न देखिए। 26वें प्रश्न में आपको बताइए तत्सम कौन सा है। तो इसमें परख, परख जो है ये ऑप्शन बी जो इसमें लिखा है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पंक्ति। पंक्ति जो है ये तत्सम रूप है पांत का। पांत का तत्सम पंक्ति होता है। से सभी इसमें तद्भव हैं। 27वां प्रश्न देखिए। 27वें प्रश्न में साफ साफ दिख रहा है, ये जो द्वितीय लिखा है ये तत्सम है और इसका तद्भव दूज होता है। क्या होता है, दूज। 28वां प्रश्न देखिए। पत्ता, परवटी, पन्ना और पछतावा, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। इसमें से तत्सम है परपटी। ऑप्शन बी सही होगा। परपटी ये पपड़ी का तत्सम रूप होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग पन्ना से कन्फ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ पन्ना तद्भव रूप है। पन्ना का तत्सम जो होता है वो पर्ण होता है। क्या होता है, पर्ण होता है, जबकि पत्ता ये पत्र का होता है। ओके, 29वां प्रश्न देखिए। 29वें प्रश्न में आप अगर देखें तो इसमें तत्सम शब्द है ऑप्शन डी, लोष्ट्र। लोष्ट्र ये लोढ़ा का तत्सम होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोष्ट्र लोढ़ा का तत्सम होता है। से सभी तद्भव हैं। लंगड़ा का तत्सम लंग होगा, लड़ना का तत्सम रणन होगा, और लोहार का लौहकार होता है। अगला प्रश्न है ऊन का तत्सम रूप है। ऊन का सही तत्सम ऊर्ण होता है। ऑप्शन डी, देखिए इसमें सब ऊर्ण लिखा है, ऑप्शन बी भी ऊर्ण लिखा है, और ये तो मान लीजिए दोनों गलत ही लिखा है, लेकिन इस तरीके से ऊर्ण सही माना जाएगा। और देखिए ऑप्शन में आपके ऐसे भी आ सकता है ऊर्ण,
तो ये गलत होगा, याद रखिएगा। बड़ा ऊ रहेगा ऊड़ में। तो ये आपके वाक्य, इसमें वाक्य आप कितना शुद्ध जानते हैं इसका भी टेस्ट हो सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लेते हैं, बिना पढ़ा हुआ अंश। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना पढ़ा हुआ अंश, इसको अपठित कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अन्य मनस्क। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहा जाता है, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज कहा जाता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, अग्रज। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिसकी मति झट सोचने वाली हो, जो झट से सोच लेता हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा अगोचर। क्या होगा? अगोचर। ऑप्शन सी सही है, अगोचर। अगला प्रश्न है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तीक्ष्ण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा कुशाग्र बुद्धि। क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, कुशाग्र बुद्धि। ठीक है। अगला प्रश्न है, किए गए उपकार को ना मानने वाला, या जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कृतघ्न। ऑप्शन ए सही होगा। अच्छा, अगर आ जाए कि जो किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है, तो दोनों ही याद रखिएगा, दोनों बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसको क्या कहा जाता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसको युयुत्स कहते हैं। क्या कहते हैं? युयुत्स। ऑप्शन ए सही होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये दो तरीके से पूछा जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला तो युयुत्स कहलाएगा, लेकिन युद्ध करने की इच्छा, ये क्या कहलाएगा? इसको कहते हैं युयुत्सा। क्या कहते हैं? युयुत्सा। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, और युद्ध की इच्छा रखने वाला उसको युयुत्स कहा जाता है। तो दोनों में अंतर रखिएगा। अगला प्रश्न है, निःस्पृह, इसका अर्थ क्या होता है? निःस्पृह का अर्थ होता है जो इच्छा रहित हो। ऑप्शन ए सही है, सॉरी ऑप्शन बी सही है, जो इच्छा रहित हो। अगला प्रश्न है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको यायावार कहते हैं। ऑप्शन सी सही है, यायावर। ओके, चलिए अब बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चारों वाक्य देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाक्य जो शुद्ध अशुद्ध होता है, खासकर ये सेंटेंस वाला, ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका सही होगा और उतने ही सही होने के चांस होंगे। कुछ इसके थोड़े बहुत रूल हैं, वो आप किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वही वाली इसमें वो है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे। तो इसमें ऑप्शन ए देख लीजिए, सीता ने यह कहा, यही इसमें शुद्ध है, बाकी शेष तीनों अशुद्ध है। 42वां प्रश्न देखिए, इसमें से कौन सा वाक्य सही है? 42वें प्रश्न में भी बैल और बकरी घास चरते हैं, यानी ऑप्शन बी ये सही है, बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई, यानी ऑप्शन सी सही है इसमें, राम ने भरपेट मिठाई खाई। शेष तीनों यहाँ पर गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला देख लीजिए, मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। दूसरा वाक्य है, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सुजन्य पर मुग्ध हूँ, या इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें अगर आप देखें, दरअसल वह उससे प्रेम करता है, तो बिल्कुल गलत है। डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं, बिल्कुल गलत है। यह ऐतिहासिक घटना है, ये सही है, ऑप्शन सी सही होगा, यह ऐतिहासिक घटना है। ओके, चलिए अब आपको बताना है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ये कई बार पूछा गया है, आप सभी को पता होगा। उज्ज्वल कैसे शुद्ध लिखा जाता है? उज्ज्वल जो ऑप्शन बी लिखा गया है ये शुद्ध है। ओके, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। रचयिता होता है, याद रखिएगा, रचयिता नहीं होता है, रचयिता, यानी इसमें ऑप्शन ए सही होगा, रचयिता। ओके,
अगला है इनमें से शुद्ध शब्द कुमुदनी कैसे लिखा जाता है। ये सब कई बार पूछे गए हैं तो ये सब आपको पता होगा, लेकिन कुमुदनी जो सही लिखा गया है वो ऑप्शन बी है। देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, कुमुदनी ऑप्शन बी जो है वही सही है। फिर अगला प्रश्न है किस शब्द की वर्तनी इसमें शुद्ध है, देख के बताइए चारों। मैं थोड़ा सा आपको टाइम इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग खुद इसको देखें, क्योंकि आप खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें ऑप्शन जो डी है अत्यधिक, ये शुद्ध लिखा गया है, शेष तीनों गलत लिखे गए हैं। आधीन जो है इसका शुद्ध होगा अधीन, क्या होगा, अधीन होता है, ना कि आधीन होता है। व्यवहारिक में व्यावहारिक होता है, क्या होता है, व्यावहारिक होता है शुद्ध। और जो मिष्ठान्न लिखा है ये गलत है बिल्कुल, इसमें मिष्टान्न होता है, मिष्टान्न होता है, ऐसे लिखा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें बताइए शुद्ध क्या लिखा गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें अंत्याक्षरी जो ऑप्शन ए है यही शुद्ध है, शेष तीनों गलत हैं। पूजनीय का जो शुद्ध होता है वो होता है पूजनीय, क्या होता है, पूजनीय। ये तदोपरांत नहीं होता है, ये तदुपरांत होता है, शुद्ध होगा तदुपरांत। और कवियत्री का कवइत्री होता है, क्या होता है, कवइत्री। ये इसके शुद्ध हैं और ये कई बार पूछे गए हैं। यही सब अक्सर घूम फिर के पूछे जाते हैं और आप लोग अगर इसको लिख के पढ़ेंगे तभी आपका सही रहेगा। और सही लिखने की आदत डालिए, क्योंकि गलत लिखेंगे तो एग्ज़ाम में भी वही गलत करके आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं पर्यायवाची किस तरफ। निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखिए शिव का पर्यायवाची रुद्र होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, रुद्र। ठीक है, रुद्र शिव का पर्यायवाची है। शिवालय, रुद्राक्ष और हरि ये शिव के पर्यायवाची नहीं है। शिव के और पर्यायवाची शंभु शिव को कहा जाता है, महादेव कहा जाता है, शंकर कहा जाता है, त्रिपुरारी कहा जाता है, देवाधिदेव कहा जाता है, कैलाशपति कहा जाता है। ये सब शिव के प्रमुख पर्यायवाची। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ रहा है। देखिए लहर का पर्यायवाची वीची होता है, तरंग होता है, हिलोर भी होता है, दुकूल नहीं होता है। तो ऑप्शन 20 में सही होगा। दुकूल किसका पर्यायवाची होता है, दुकूल वस्त्र, कपड़े का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। देवता का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए देवता के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जिसमें से एक है विबुध, ऑप्शन बी सही है। विबुध देवता का पर्यायवाची है। देवता को सुर भी कहा जाता है, अमर भी कहा जाता है, आदित्य भी कहा जाता है, गीर्वाण भी कहा जाता है। विबुध, आदित्य, अमर्त्य, आदित्य ये सब क्या हैं, देवता के प्रमुख पर्यायवाची हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है। बगीचा का प्रमुख पर्यायवाची इसमें से अगर आप देखें तो आराम, ऑप्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आराम बगीचा का पर्यायवाची है। ओके, 55वां प्रश्न देखिए इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तुरंग माने घोड़ा होता है। तुरंग का इसमें से अगर आप पर्यायवाची देखें तो वाजी, ऑप्शन ए सही होगा, वाजी तुरंग का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, घोड़ा, सैंधव, हय, घोटक, अश्व, रविपुत्र, तुरंग ये सब क्या हैं, घोड़े के पर्यायवाची हैं। विडौजा ये किसका पर्यायवाची होता है, बहुत बार आया है। विडौजा ये इंद्र का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी सही होगा। इंद्र के बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, सुरपति, सचीपति, मधवा इंद्र को कहा जाता है, पुरंदर, शक्र, वज्रधर, अमरपति ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मार शब्द किसका पर्यायवाची है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार ये कामदेव को कहा जाता है और यहाँ पर चूंकि कामदेव है नहीं तो कामदेव को अनंग भी कहा जाता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। मार के भी जो बहुत सारे पर्यायवाची है, चाहे वो कामदेव हो, अनंग हो, मनमथ हो, मदन हो, मकरध्वज हो, मीनकेतु हो, कंदर्प हो, रतिपति हो, अनंग हो, कुसुमशर हो, ये सभी क्या हैं, कामदेव के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। मैं आपको एक जो टॉप 200 की हमारी लिस्ट आएगी उसमें मैं इसको आपको ज़रूर दूंगा, आप लोग परेशान बिल्कुल ना रहें। ओके, अगला है इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसा, रसा का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए रसा पृथ्वी को कहा जाता है और इसमें जो रसा का पर्यायवाची है वो तमिस्त्रा नहीं होता है, ऑप्शन डी नहीं है। शेष अचला, रत्नगर्भा और धरित्री ये पृथ्वी के पर्यायवाची है। तमिस्त्रा जो है ये अंधकार का पर्यायवाची होता है। ओके, अगला है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। मृगेंद्र बहुत ही आसान है, मृगेंद्र कहा जाता है शेर को और शेर का पर्यायवाची केसरी होता है, ऑप्शन बी सही है। मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र, मृगार, शेर, पुंडरीक ये सब क्या हैं, ये सब शेर के पर्यायवाची हैं। ओके, अगला और अंतिम प्रश्न है षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए षटपद भौरे को कहा जाता है और भौरे का पर्यायवाची भ्रमर होता है, ऑप्शन भी सही है। अन्य पर्यायवाची इसके मधुप, अली और द्विरेफ
ये 3 पर्यायवाची भावनिकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का टेस्ट? और ऐसे ही टेस्ट आपको लगातार मिलते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड और डेली क्विज जीएस की वहाँ पर करवाई जाती है, तो आप लोग उससे ज़रूर जुड़े। नमस्कार।